हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक चैप्टर जिसका नाम है सेल्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। 5 मार्क्स तक का ये चैप्टर आ सकता है आपके पास। अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग है, इजी है। ज़रूरी नहीं है आएगा ही, बट अगर आ गया तो इट्स गोइंग टू गिव यू 5 मार्क्स। इतना इजी ये चैप्टर रहेगा आपके लिए। देखो, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो सिनेरियो जहाँ पे नया प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है तो मैन्युफैक्चरर को मार्केट ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती है, या होलसेलर को रिटेलर को मनाने में बड़ी मुश्किल होती है। तो ऐसे केस में मैन्युफैक्चरर और रिटेलर्स या फिर ऑनलाइन बिजनेस में भी ऐसा किया जाता है कि ट्राई करने के लिए प्रोडक्ट दिया जाता है कि आप ट्राई करें। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आया तो आप रखिए, नहीं आया तो रिटर्न कर दीजिए। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि कस्टमर जो है वो हमारे प्रोडक्ट से रूबरू हो, उसको हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चले, और धीरे धीरे जब हमारा कंज्यूमर बेस बन जाएगा उसके बाद तो हम नॉर्मली सेल करेंगे ही। तो देखो, मार्केट में अलग अलग टैक्टिक्स अपनाने पड़ते हैं। आप क्रेडिट पीरियड देते हैं कस्टमर को कि आप बाद में दे देना पेमेंट। हम यहाँ पे नॉर्मल कस्टमर्स की जगह पे रिटेलर्स की बात कर रहे हैं। रिटेलर्स होलसेलर का कस्टमर होता है, तो रिटेलर ही तो प्रोडक्ट रखेगा अपनी दुकान पे, तभी तो उसको आगे बेचने के लिए वो आगे बेचेगा उसको। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर और जो होलसेलर है, दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट कि प्रोडक्ट कहीं ना कहीं अपना स्पेस बना ले किसी की शॉप पे। तो इसके लिए उसको दिया जाता है कुछ समय के लिए प्रोडक्ट, या बेच के देखो, अच्छा लगा तो रख लेना, नहीं तो रिटर्न कर देना। ऐसा ही ऑनलाइन बिजनेस में भी किया जाता है, बिकॉज ऑनलाइन बिजनेस में आपको रिटर्न पॉलिसी दी जाती है कि 15 दिन के अंदर अंदर आप प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं। फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू प्रॉब्लम क्या आती है, वो मैन्युफैक्चरर और जो होलसेलर है वो कब अपनी सेल्स को बुक करें। बिकॉज अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में जाते हैं तो वहाँ पे कहीं ये हिंट दिया गया, एग्जैक्टली तो नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, बट वहाँ पे बोला गया है कि रेवेन्यू रिकग्नाइज, आपकी इनकम आप रिकग्नाइज तब करेंगे जब आपको उसके प्रति थोड़ी सी श्योरिटी कंफर्मेशन मिल गई है। अब जब मैंने प्रोडक्ट भेजा तब तो मुझे कोई श्योरिटी नहीं है ना कि वो प्रोडक्ट रखा ही जाएगा कस्टमर द्वारा। हो सकता है रिटेलर उसको वापस कर दे। यहाँ पे कस्टमर कौन है? हमारा रिटेलर यूजुअली। तो क्या वो वापस कर देगा, क्या वो रख लेगा, ये तो हमें पता ही नहीं है ना। तो हाउ डू वी अकाउंट फॉर दिस? तो इसी को डील करता है ये वाला चैप्टर, राइट। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि सेल्स को कैसे आपने बुक करना है, कैसे आपको प्रोडक्ट को डील करना है, उस स्टॉक को डील करना है, वो सब यहाँ पे आएगा। तो मैंने यहाँ पे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कस्टमर्स सेल्स को इमीडिएटली, कस्टमर को प्रोडक्ट बिक जाता है और जो सेलर है वो एकदम सेल्स बुक कर लेता है। बट दिस इज़ नॉट ईजी व्हेन इट इज़ योर न्यू प्रोडक्ट, व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस। तो ऐसे केस में आपको चीज़ें ट्राई करने के लिए देनी ही होती है। फ्री सैम्पल भी जाते हैं, प्रोडक्ट ट्राई करने के लिए भी दिया जाता है, जिससे कि कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में पता चले। अगर कस्टमर ने उस प्रोडक्ट को रख लिया तो हमारी सेल्स मानी जाएगी, नहीं तो हम उसको वापस ले लेंगे। अब इसके लिए आपके जो मॉड्यूल है उसके अंदर मेथड्स दिए गए हैं, ठीक है। देखो, मैं इन सब चीज़ों पे आऊँगा। देयर आर 3 मेथड्स गिवन। जब आप क्या करते हैं, आप नॉर्मल सेल्स करते हैं, यानी आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स भेजे और उसको सेल मान लिया क्योंकि आपको पता है वो बिका है, उसमें ऐसा नहीं है कि वो वापस आ जाएगा। लेकिन इसके साथ आपका 1000 प्रोडक्ट के साथ आपने 2 प्रोडक्ट ऐसे भी भेज दिए जो ट्राई करने के लिए भेजे। तो पहला केस आता है व्हेन यू आर कैजुअली सेलिंग द गुड्स। कैजुअली सेलिंग मतलब आप नॉर्मल सेल्स करते हैं, उस नॉर्मल सेल्स के साथ आपने 2 प्रोडक्ट ट्राई करने के लिए भेज दिए। ट्राई करने के लिए मतलब सेल्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे, या आप सिंपल सेल्स ना बोलें, सेल्स तो बाद में होगी, रिटर्न और अप्रूवल बेसिस पे आपने गुड्स को भेज दिए। फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, आपका काम ही है नए प्रोडक्ट को रिटेलर्स तक पहुंचाना, आप ऐसे होलसेलर हैं, तो आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंटली उसको भेजते रहेंगे। आपकी कंपनी जो है नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती रहती है, जैसे शर्ट्स का बिजनेस है या कोई और बिजनेस है, तो आप नया फैब्रिक ट्राई करने के लिए भेजते रहते हैं। तो फ्रीक्वेंटली यू कीप सेंडिंग देम गुड्स। तो तब क्या होगा, एंड जैसे ऑनलाइन बिजनेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स बेचे जाते हैं सेल्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे, क्योंकि वहाँ पे हर कस्टमर को ऑलमोस्ट ये पॉलिसी दी जाती है कि वो प्रोडक्ट वापस कर सकता है 15 दिन में। जैसे शूज़ हो गए, आपके बैग्स हो गए, क्लोथ्स हो गए, ये सब चीज़ें हर चीज़ में अवेलेबल नहीं होती, बट
यू कैन सी द क्वांटिटी, द नंबर ऑफ गुड्स जो आपके उस सेल्स और ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे जाएंगे वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा होंगे, राइट। तो इससे पहले हम उस पर जाएँ, तीनों मेथड को डिस्कस करें, कुछ चीज़ें हम यहाँ पढ़ लेते हैं। हमारा एक कानून है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, वो इंडिया में जितने भी गुड्स आपके बिकेंगे उसके ऊपर एक कानून बनाता है, जिसके अंदर बोला गया है कि अगर आप गुड्स को फिजिकली किसी को दे रहे हो वो सेल नहीं है। सेल होने के लिए ओनरशिप ट्रांसफ़र होनी चाहिए, यानी कल से वो सारा सामान उसका। तो जब आप सेल करते हैं तो इसका मतलब क्या है, कल को उस प्रोडक्ट में कोई नुकसान हो, कोई फ़ायदा हो, तो दोनों किसका, मालिक का। अब मालिकाना ट्रांसफ़र हो गया। तो देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स, वन इज़ द ओनरशिप, सी ऑन द स्क्रीन, ओनरशिप, एंड द अदर वन इज़ पोजेशन। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो थोड़ा सुन लीजिए। पोजेशन का मतलब होता है सिर्फ गुड्स की कस्टडी, यानी फिजिकली गुड्स ट्रांसफ़र करना। जैसे अब मैंने अपने दोस्त को कार चलाने के लिए दे दी, वो सिर्फ पोजेशन देना हुआ, मैंने अपने गुड्स बेचे नहीं। कल को गाड़ी में कोई नुकसान होता है तो वो मेरा नुकसान है, हाँ ये अलग बात है, मैं अपने दोस्त से वो रिकवर कर लूँगा, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ माई लॉस ना, क्योंकि मालिक तो मैं ही हूँ। तो ओनरशिप से क्या आता है, यू गेट द रिस्क एंड रिवॉर्ड। रिस्क एंड रिवॉर्ड मतलब फ़ायदा भी आपका और नुकसान भी आपका। तो सेल कब मानते हैं, जब ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है, ना कि जब पोजेशन ट्रांसफ़र होती है। तो जब हम गुड्स भेज रहे हैं तो हम सिर्फ पोजेशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, रिटेलर के पास सामान रखवा रहे हैं। जिस दिन वो अप्रूवल देगा और बिल कटेगा उस दिन हम मानेंगे कि हमारी क्या हो गई, सेल हो गई और ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई। तो ये चीज़ थोड़ी बहुत ही आपको कानून से भी मदद लेनी है यहाँ पे कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो पहला मैंने बता दिया फिजिकल ट्रांसफ़र है, देयर इज़ नो चेंज इन ओनरशिप। ओनरशिप कब चेंज होगी, जब वो अपनी अप्रूवल देगा, तभी जो कस्टमर है वो ओनर बनेगा और उसको सेल मानी जाएगी। बायर कोई फालतू की यहाँ पे लाइबिलिटी इनकर नहीं करता। कल को सामान का कोई नुकसान होता है तो, यानी रिटेलर की दुकान पे कोई सामान है जो ख़राब हो गया, कुछ हो गया, देखो रियल लाइफ में तो इसके ऊपर एडवांसेस रखे जाते हैं, बट जो हमें मॉड्यूल ने बताया है उस पर ही मैं बात कर रहा हूँ कि एज सच कोई लाइबिलिटी नहीं होती, बिकॉज आपने नहीं मांगे थे वो गुड्स आपको भेजे गए थे। तो कल को वो गुड्स ख़राब हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, उसकी प्रॉपर केयर नहीं कर पाया रिटेलर, तो रिटेलर बोलेगा मैंने आपसे थोड़े ना मांगे थे, आपने मुझे ट्राई करने के लिए दिए थे और वो ख़राब हो गए। तो देखो टेक्निकली यहाँ कोई लाइबिलिटी नहीं होती जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे एज रिटेलर, एज कस्टमर, तब तो फिर आपको पेमेंट देनी पड़ेगी ना। बाकी जितनी भी चीज़ें मैंने सेल्स और गुड्स एक्ट में बताई हैं वो सारी मैंने स्क्रीन पे लिखी हैं कि ओनरशिप कब आ जाती है, या तो जब वो एक्सेप्ट कर ले गुड्स को, यानी गुड्स अपने पास रख ले तो हम सेल मान लेंगे, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी। दूसरा, वो ऐसा कुछ काम करे जिससे लगे कि उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, जैसे उसने बोला तो नहीं बट उन गुड्स को कंज्यूम कर लिया। वो हमने उसको फैंस भेजे, उसने फैंस कंज्यूमर को आगे बेच दिए, तो ऐसा बोलेंगे उसने ट्रांजैक्शन को अडॉप्ट कर लिया, यानी उसने ट्रांजैक्शन मान ली, उसने सेल्स करवा दी अब हमारी, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक समय दिया गया व्यक्ति को और वो समय ख़त्म हो गया, तो हम मानेंगे तब भी अगर उसने वापस नहीं करा तो मानेंगे उसने रख ही लिया होगा, ठीक है। तो नाइदर एक्सेप्ट्स और रिजेक्ट्स, हाउएवर ऑन एक्सपायरी ऑफ टाइम स्पेसिफाइड, कभी कभी समय नहीं दिया होता, जैसे आपके फ्लिपकार्ट में तो 15 डेज़ की पॉलिसी है लेट्स से, लेकिन कभी कभी समय नहीं दिया किसी कॉन्ट्रैक्ट में, लेट्स से मैनुअल कॉन्ट्रैक्ट जो आपके डेली बेसिस पर हो रहे हैं वहाँ पे आपने समय डिसाइड ही नहीं करा, तो वहाँ पे रीजनेबल टाइम दिया जाता है। ये लॉ बोलता है रीजनेबल टाइम क्या है, ये सिचुएशन के हिसाब से देखा जाएगा। जैसे कि आपके पेरिशेबल गुड्स हैं, सब्जियां हैं, दूध हैं, तो ये तो आपके 1-2 दिन में ही ख़राब हो जाते हैं, तो आपको समय से पहले रिटर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। या फिर आपके कोई ऐसे गुड्स हैं जो 15 डेज़ में ख़राब हो जाएंगे, तो वहाँ वो सिचुएशन लगेगी। तो कहता है आपको उस समय ख़त्म हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली मान लेना है कि क्या हो गई, सेल हो गई, राइट। अब हम यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ज़्यादा फालतू बात ना करके हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होनी है। तो देखो, पहला है कैजुअली जब हम सेल करते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, यानी जहाँ पे फ्यू प्रोडक्ट्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस पर जाते हैं। वैसे तो कैजुअल का मतलब क्या है, सारी सेल्स हमारी कौन सी हैं, इमीडिएट सेल, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं, फ्यू प्रोडक्ट हैं जो आपके किस पे है, रिटर्न और अप्रूवल बेसिस पे, जिसकी अप्रूवल आनी बाकी है। देखो इसमें क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज होता है, वो कहता है कैजुअल सेल है तो फिर आप इमीडिएट सेल क्यों नहीं मान रहे हो।
यहाँ भी मानेंगे। लेकिन कैजुअल सेल्स किन के लिए बोल रहे हैं? सारे प्रोडक्ट्स के लिए। जो अप्रूवल पे जा रहे हैं वो बहुत ही कम है, तो या तो फ्यू बोलेगा या कैजुअल बोलेगा। ऑर्डिनरी भी बोल सकता है वो, कि ऑर्डिनरीली आप क्या करते हो, प्रोडक्ट बेच देते हो। उसके बाद देखेंगे जो होगा। तो अगर ऐसा कुछ बोला गया है कि आपके बहुत सारे गुड्स में से कुछ गुड्स ऐसे हैं जो आपके अप्रूवल पे जा रहे हैं, तो फिर कैसे डील करेंगे? देखो, कैजुअल में आपने क्या करना है, थोड़ा इंटेंशन समझना है इसका पीछे का। आपने 100 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो बेचे हैं एक दिन में, उस 100 में से 98 तो आपके सेल ही हो रहे हैं, आप कोई अप्रूवल पे नहीं भेज रहे, ये तो इमीडिएट सेल है। और ये 2 जो हैं ये आपके अप्रूवल बेसिस पर हैं। तो ऐसा करो ना, पूरे 100 के 100 को क्या मान लो, सेल ही मान लो। बाद में अप्रूवल आएगी तो ठीक है, नहीं आई तो रिवर्स कर देंगे, सेल्स रिटर्न मान लेंगे। ठीक है। ठीक है, वो इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पे हम 2 प्रोडक्ट्स के लिए सेपरेट अकाउंटिंग नहीं करेंगे। वी विल नॉट पुट सो मच एफर्ट्स फॉर दीज 2 सेपरेट प्रोडक्ट्स। इंस्टेड हम उनको कैजुअली, जैसे इनको डील कर रहे हैं वैसे ही डील कर लेंगे, इसलिए वर्ड आता है कैजुअल। तो देखो क्या लिखा गया है यहाँ पे, जब आप सामान भेजेंगे तब आप उसको क्या मानेंगे, यू विल कंसीडर इट एज योर सेल्स। When there are few transactions on sale or return or approval basis, seller treats them as ordinary sales even when goods are signed। भेजते ही उनको क्या मान लेना है, सेल मान लेना है। यानी आपकी एंट्री क्या डल जाएगी, डेटर अकाउंट डेबिट, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हमारा इंस्टीट्यूट इसको ट्रेड रिसीवेबल बोलता है। क्या बोलता है? ट्रेड रिसीवेबल। आप कस्टमर भी बोल सकते हैं, पार्टी का नाम भी लिख सकते हैं। फिर बाद में अगर कस्टमर इन गुड्स को एक्सेप्ट कर लेता है, सेलर को कोई एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम तो सेल पहले ही बुक कर चुके हैं। मैंने 98 के साथ साथ 2 को भी सेल्स मान लिया था। अब जब वो अप्रूवल देगा, अप्रूवल देते ही क्या हो जाएगी, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी, और टेक्निकली मुझे सेल्स बुक करनी चाहिए, बट मैं दोबारा क्यों करूँ जब मैंने पहले ही कर ली, राइट? तो अप्रूवल के वक्त देयर विल बी नो एंट्री। अप्रूवल के वक्त देयर विल बी नो एंट्री। ऐसा सिर्फ इसी मेथड में होगा, आगे वाले मेथड्स में ट्रीटमेंट अलग है। ये इसी कारण से कर रहे हैं क्योंकि 2 ही प्रोडक्ट है, क्यों अलग से डील करें, उसे सेल ही मान लो पहले ही। हाँ, व्हेन बायर रिजेक्ट्स द गुड्स, सेलर रिवर्सेस द एंट्री बुक्ड एज सेल्स। अगर सेलर को बाद में कोई कंफर्मेशन नहीं, कंफर्मेशन की जगह रिजेक्शन आ जाती है कि देखो टाइम खत्म होने पे कंफर्मेशन ना आए फिर तो सेल ही मान लेंगे, लेकिन यहाँ तो बंदे ने बाकायदा मना कर दिया कि मुझे रखना ही नहीं है प्रोडक्ट, तो फिर आप क्या करोगे, यू विल रिवर्स दिस एंट्री, यू विल राइट इट एज सेल्स रिटर्न टू ट्रेड रिसीवेबल। हाँ, कभी कभी आप यहाँ पे सेल भी लिख सकते हैं, ICI दोनों आपको अप्रूव करता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो। When goods are sent, sent का मतलब सेल, भेजते वक्त ही क्या मान लेंगे कि सेल हो गई। डेटर अकाउंट डेबिट या ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। फिर इसके बाद जब गुड्स एक्सेप्ट हो जाएंगे कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं, रिजेक्ट हो जाएंगे तो आप रिवर्स कर सकते हैं। याद रखना यहाँ पे सेल्स रिटर्न वर्ड भी आ सकता है, दिस इज अलाउड, राइट? कुछ चीज़ नोट करेंगे यहाँ पे कि अगर बायर रिस्पॉन्ड नहीं करता और टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है तो आपको पता है ऐसे केस में ऑटोमेटिक सेल्स मान लेनी है। और ऑटोमेटिक सेल अगर मान ली मैंने, देखो जैसे केस ये है कि मैंने 1 जनवरी को उसको सामान भेजा, मैंने 9 लाख का सामान भेजा, मैंने एंट्री क्या करी, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स 9 लाख रुपीज़। उसके बाद उस बंदे ने क्या करा, 10 जनवरी तक तो 5 लाख का सामान अप्रूव कर दिया, तो 5 लाख के लिए तो मुझे कोई एंट्री करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सेल्स मान लिया था मैंने, यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स माना था ना, तो यहाँ कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं। फिर 11 जनवरी को उसकी कॉल आई कि मैं 2 लाख के गुड्स तो और नहीं रख रहा हूँ, मुझे चाहिए ही नहीं, रिटर्न। तो रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न की एंट्री क्या होगी, सेल्स को रिवर्स करेंगे, सेल्स डेबिट में चला जाएगा टू ट्रेड रिसीवेबल। अब 15 जनवरी तक का टाइम था, उसने 15 जनवरी को भी कोई रिप्लाई नहीं करा, तो 15 जनवरी को जब वो कुछ रिप्लाई नहीं करेगा, इन दैट केस वी विल अज्यूम कि सेल हो गई। और सेल हो गई तो क्या मुझे रीबुक करने की ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सेल्स बुकड हैं। तो वो जो बचे हुए 2 लाख है, देखो 5 में से
9 में से 5 लाख और 2 लाख के ऊपर तो कन्फर्मेशंस हैं हमें कि हो रहा है या नहीं हो रहा। किस पे कन्फ्यूजन है? बचे हुए 2 लाख पे। तो वो 2 लाख पे देयर विल बी नो एडिशनल एंट्री। वाई? बिकॉज सेल्स ऑलरेडी बुक्ड है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी चीज़ समझ में आई आपको? अगर ये समझ में आया तो इसके बाद हम जो क्वेश्चन है पहले उसको देखेंगे और फिर बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आगे चलने से पहले। एक सिचुएशन आती है कि जब आपका कस्टमर जो है वो कहता है कि हमें प्रोडक्ट सस्ता चाहिए। अब क्या, आपने प्रोडक्ट जो है वो भेजा कितने का है? 9 लाख का। मान लो उसने अप्रूव ही कितने का करा है? पूरे 9 लाख का। कोई एंट्री करने की ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि आपने एंट्री ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स पहले ही कर दी होगी, राइट। अब यहाँ पे जब उसने 9 लाख अप्रूव करा, उसने कहा मैं तो 8 दूंगा। अब क्या करें? तो अगर उसने 8 का अप्रूवल बोला है तो इन दैट केस आपका प्राइस रिड्यूस हो गया। तो टेक्निकली आपकी जो सेल्स है वो बढ़ा के लिखी गई है, तो आपको सेल्स को 1 लाख रुपए से कम करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर वो 9 पे 9 कुछ ना बोलता तो आपको कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि 9 लाख तो बुक हो रखा है। बट फिलहाल इस सिचुएशन में 9 लाख गलत बुक हो गया, हमें 8 बुक करना था, तो मुझे 1 लाख रुपए से सेल्स को रिवर्स करना पड़ेगा, जिससे कि मेरी सेल्स रिड्यूस हो जाए। ठीक है। अगर ऐसे में होता है कि नहीं, वो डिफरेंट सिनेरियो कंसीडर कर रहा है, 9 लाख की जगह वो 10 लाख ले रहा है, 10 लाख मान रहा है प्राइस उसका, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी ऑड केस, वेरी रेयर केस। बट अगर वो ज़्यादा में मानता है, वो कहता है ठीक है मैं ज़्यादा दे दूंगा इसके, तो ऐसे केस में आपको और सेल्स कितने की बुक करनी पड़ेंगी? 1 लाख की सेल्स और बुक करनी पड़ेंगी, 9 की तो पहले ही कर दी थी, राइट। तो ये 2 सिनारियोज यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। जगह हायर प्राइस है तो आपको जो भी डिफरेंस है 1 लाख रुपए का, उससे सेल्स और बुक करनी है। और अगर आपके लोअर प्राइस पे हैं तो इन दैट केस आपको सेल्स घटानी है, राइट। ओके, अभी फ़िलहाल एक एग्जांपल करते हैं, अपनी तरफ से मैं दे रहा हूँ, उसके बाद हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी करेंगे। देखो, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है उसने 1 लाख रुपए की सेल्स करी है। गुड्स की कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। प्रॉफिट वो जोड़ता है इस पे 10% ऑन कॉस्ट। आपको ये देखना पड़ेगा प्रॉफिट किस पर है, कॉस्ट पर है या सेल प्राइस पर है। तो फिलहाल कॉस्ट पे है तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा, क्योंकि कॉस्ट हमें पता है। तो 10,000 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो टेक्निकली मेरी सेल्स कितनी हुई होगी? 1,10,000। इसमें से जो 50% है उसकी अप्रूवल आ गई, ठीक है। कितने आ गई? 55,000 की आ गई होगी, ऑब्वियसली सेल प्राइस का लेना है, ठीक है। ये कब आया? ये 1 जनवरी को था, ये 7 जनवरी को आ गया। 8 जनवरी को मेरे पास 40,000 की जो रिटर्न है, गुड्स रिटर्न आ गई, मुझे नहीं चाहिए ऐसा उसने बोल दिया। इसके बाद कितना हो गया? 55,000 तो आपकी अप्रूव हो गई, 55,000 बचे 55, उस 55,000 में से भी 40,000 तो रिटर्न हो गए। अब बात बची 15, जो 15,000 बचे, उसमें से 10,000 उसने अप्रूव कर दिए 9 जनवरी को। क्या करे हैं उसने? अप्रूव करे हैं, बट एट 10% लोअर प्राइस। उसने जो इसका दाम लगाया वो कम लगाया। एंड जो बच्चे बैलेंस है उसकी नो कॉन्फर्मेशन है, कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है अभी तक। तो आप कैसे करेंगे? ये जो है आपकी 15 जनवरी है, 15 डेज अलाउड थे, कैसे करेंगे? तो देखो, सबसे पहले 1 जनवरी को हम एंट्री क्या डालेंगे? 1 जनवरी को हम डालेंगे ट्रेड रिसीवेबल डेबिट टू सेल्स, और मैं सारी जितनी भी सेल मैंने करी है उसको मैं मान लूँगा नॉर्मल सेल्स, ऑर्डिनरी सेल्स, ठीक है, एक्चुअल सेल्स मान लूँगा। फिर इसके बाद मेरा जब 7 जनवरी को क्या आया? अप्रूवल आया, तो मुझे
टेक्निकली सेल्स मान लेना चाहिए, क्योंकि अप्रूवल वाले दिन तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के तहत क्या हो जाती है, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है और मुझे यहाँ पे एंट्री सेल्स की करनी चाहिए। बट क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपनी फ़ायदे के लिए, अपनी जो कहता है ना कन्वीनियंस के लिए, मैंने पहले ही बुक कर ली थी 1 तारीख को, तो अभी फ़िलहाल के लिए मुझे नो एंट्री डालनी है, कोई एंट्री 55,000 के लिए नहीं डालनी। तो 1 लाख में से 55,000 तो कंफर्म हो गए। बचे कितने? 55। इस 55 में आपका 40 का जो बैलेंस है वो तो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। 10 का जो बैलेंस है वो 10% डाउन है, अप्रूव तो हो गया लेकिन 10% डाउन। और बचा कितना? 5 के, उसके लिए कुछ कंफर्मेशन नहीं है, बोला ही नहीं बेचारा, ठीक है। तो अब हम आगे चलेंगे। अब हमारी जो नेक्स्ट एंट्री होनी है वो 8 जैन को होनी है। क्योंकि अप्रूवल नहीं आई, इनफैक्ट रिजेक्शन आ गया, तो अब मुझे सेल्स को रिटर्न करना पड़ेगा। या तो मैं सेल्स रिटर्न बोल दूं, या मैं रिटर्न इनवर्ड बोल दूं, या मैं सिंपल सेल्स को भी रिवर्स मार सकता हूं, कोई भी चीज़ चलेगी, तीनों अलाउड है। टू ट्रेड रिसीवेबल, मैंने सेल्स को रिवर्स कर दिया, कितने से? 40,000 रुपये से, राइट। इसके बाद 8 जनवरी के बाद 9 जनवरी को ही, आई थिंक 9th जैन को, यस 9th जैन को 10,000 के जो गुड्स हैं वो अप्रूव हो गए। तो टेक्निकली एंट्री तो कोई करनी नहीं चाहिए थी, बट सस्ते 10,000 के गुड्स जो हैं वो 10% सस्ते लिए। तो 10,000 के गुड्स मेरे कितने के अप्रूव हुए? 9K के। तो 1,000 का जो गैप है उससे मुझे सेल्स घटानी है, क्योंकि वो सेल्स मेरी बुक होनी ही नहीं चाहिए थी और वो हो गई, ठीक है। पूरे 1,10,000 बुक हो रखे हैं ना, तो उसमें 10,000 जो हैं उनमें से कुछ गुड्स ऐसे हैं जो सिर्फ 9 के ही अप्रूव हुए हैं। तो उन 9 की तो कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अप्रूवल है, पहले ही बुक हो रखे हैं। बट ज़्यादा बुक हो गए तो इसलिए 1,000 रिवर्स करेंगे। तो सेल्स रिटर्न, सेल्स, या फिर आप रिटर्न इनवर्ड, कुछ भी वर्ड बोल सकते हैं, टू ट्रेड रिसीवेबल, और कितने का करेंगे? 1,000 का, राइट। इसके बाद आपका आता है 15 जनवरी। 15 जनवरी को हम क्या मान लेंगे? ऑटोमेटिक सेल मान लेंगे, और ऑटोमेटिक सेल पे मेरी कोई एंट्री नहीं होगी रिगार्डिंग 5K, राइट। क्योंकि समय पूरा हो गया, समय पूरा हो गया, वो तब भी नहीं बोला, तो तब भी नहीं बोला तो हम क्या करेंगे? नो एंट्री, राइट। तो अभी तक जितना मैंने आपको समझाया उतना मैंने एक क्वेश्चन के थ्रू करा दिया। अगर कोई इशू है यू कैन आस्क मी दिस थ्रू वेरियस मोड्स, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। इसके बाद जो मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ वो कॉन्सेप्ट है आपका, जब आपका साल ख़त्म हो जाता है। बहुत ही ध्यान से सुनना, अगर साल ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा। अभी देखो 15 जनवरी ही तो आया था, अगर मेरे समय ख़त्म होने से पहले साल ख़त्म हो जाए, मैंने उसको 15 दिन दिए थे ना, हुआ क्या कि साल ख़त्म हो गया, तो ऐसे केस में मुझे कुछ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। देखो मैंने ऑलरेडी सेल्स मान रखी है, और वो मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए मानी है, बट क्या वो चीज़ आपकी इनकम टैक्स अप्रूव कर देगा? इनकम टैक्स बोलेगा सब पे टैक्स दो फिर 1,10,000 रुपये, अगर आपने सारी सेल मानी है तो। अरे मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए कि भाई 1 लाख के बीच में दो को क्या अलग डील करूंगा, चलो इन्हें भी सेल मान लेते हैं, ऐसे बुक कर दिया। इनकम टैक्स वाले तो भड़क गए, कह रहे कि आपको तो इस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो इसीलिए साल के अंत में मुझे देखना होता है कि भाई मैंने एक्स्ट्रा तो कुछ बुक नहीं कर रखा, अगर ऐसा है तो उसको रिवर्सल मारो। ये पूरे साल के बीच में आप अपनी कन्वीनियंस देखते रहो, साल के अंत में आपको इनकम टैक्स वालों की कन्वीनियंस देखनी पड़ेगी, आपको करेक्ट सेल बुक करनी पड़ेगी। और ना ही सिर्फ इनकम टैक्स वाले, आपके खुद के जो रिकॉर्ड्स हैं वो प्रॉपर नहीं होंगे, क्योंकि आपने ऐसी चीज़ को सेल मान लिया जिसकी कन्फर्मेशन अभी तक आई नहीं है। तो देखो यही चीज़ मैंने ऊपर समझाई है। होता क्या है इसमें, यहाँ पे 1 फरवरी को सेल हुई है, 31 मार्च बीच में आ गया, वेरएज आपका जो टाइम था वो अभी मान लो आगे तक जाना है, 15 अप्रैल तक जाना है। तो 15 अप्रैल तक टाइम है, तो ऑटोमेटिक सेल तो मान नहीं सकते ना 15 अप्रैल तक। लेकिन यहाँ पे गलती क्या हो गई, जब मैंने सारी सेल भेजते वक्त ही मान ली होगी और बीच में साल ख़त्म हो गया, तो गलती क्या हो जाएगी, अगर मैं इस सेल को रिवर्स नहीं करूँगा तो सब पे टैक्स लग जाएगा। और दूसरा क्या होगा कि मेरे इस साल के प्रॉफिट्स भी गलत आ जाएंगे, जिसकी वजह से हो सकता है जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे शेयर होल्डर्स, बैंक्स वगैरह, उनको मैं अपने रिकॉर्ड्स गलत पहुंचाऊंगा, तो मेरे पे पेनल्टीज भी लग सकती हैं।
तो अपनी कन्वीनियंस ढूंढो साल के बीच में। अगर ऐसा होता कि ये यहीं ख़त्म हो जाता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी कि आपके मान लो आपका टाइम पीरियड ही ख़त्म हो गया 29 मार्च को, तो भाई इसी दिन ऑटोमेटिक सेल मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आपका सेल का अप्रूवल होना है ऑटोमेटिक कब, 15 अप्रैल को, और आपको नहीं लगता 15 अप्रैल तो नेक्स्ट ईयर है, तो टेक्निकली जब अप्रूव नेक्स्ट ईयर होगा तो ओनरशिप नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर होगी, और जिस वक्त ओनरशिप ट्रांसफर होती है उसी साल तो आपको सेल्स बुक करनी चाहिए। तो आपने 1 लाख की सेल मान रखी है यहाँ पे, इसमें से 40,000 की तो कोई अप्रूवल आई ही नहीं, 40,000 की अप्रूवल वेट करते रह गए। अब ये आएगी तो आएगी किस साल, या तो आएगी अगले साल या नहीं आएगी। तो इस साल में आपने ये पूरा बुक क्यों कर रखा है, आपने तो पूरे 1 लाख बुक कर लिए। चलो 1 लाख पे ही बात करते हैं, 1 लाख आपने भेजे और उसको सेल्स मान लिया, अभी तक साल खत्म हो गया, अभी तक अप्रूवल ही नहीं आई। अब अप्रूवल आएगी तो अगले साल आएगी ना। तो टेक्निकली सेल्स जो बिलोंग करती हैं वो नेक्स्ट पीरियड को बिलोंग करती हैं, इस पीरियड को बिलोंग नहीं करती। मैचिंग कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। बेनिफिट्स जिस साल में आ रहे हैं उसी साल में इनकम बुक होनी चाहिए, आपने गलत बुक कर ली इस साल। तो आप टेक्निकली क्या करेंगे, जब साल एंड होगा तो जो आपने सेल मान रखी है, फिलहाल यहाँ पे मैंने 20 कैसे समझा है, तो आप इसका रिवर्सल कर देंगे ऑटोमेटिकली, कब, से ईयर एंड पे। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। दूसरा, आपको ये इन्वेंट्री में भी ऐड बैक करना है। अगर आप इसको सेल मानते ही नहीं तो ये आपकी इन्वेंट्री ना होती। व्हाट इज इन्वेंट्री? इन्वेंट्री इज नथिंग बट योर स्टॉक। ये आपका स्टॉक है। स्टॉक मतलब अनसोल्ड गुड्स, और आपने तो क्या मान लिया था, इसको सेल्स मान लिया था। तो आज वो मौका आ गया जब आपको उसे फिर से क्या करना है, अनसोल्ड करना है। आपने सोल्ड मान लिया था, आपने इसे रिवर्स करा, तो इससे ऑटोमेटिक क्या बन गया, वो अनसोल्ड गुड्स बन गए, और अनसोल्ड का मतलब तो इन्वेंट्री होता है। तो आपको फिर से अपनी इन्वेंट्री बुक करनी है। बट प्रॉब्लम क्या है, ये इन्वेंट्री आपके पास नहीं है। ये इन्वेंट्री किसके पास है, ये इन्वेंट्री आपके कस्टमर के पास पड़ी है, बट है तो आपकी ना। तो इन्वेंट्री बुक करेंगे। इन्वेंट्री इसको बोलते हैं इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस, या सिंपली इन्वेंट्री विद कस्टमर बोल देते हैं। और इन्वेंट्री कहाँ आती है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट होती है, इसलिए टू क्रेडिट अकाउंट। बट फिर से सुनो, इसमें मैंने थोड़ा सा तुम्हें और चीज़ें समझानी है इसमें, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इन्वेंट्री के ऊपर आपका लगता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। कौन सा स्टैंडर्ड लगता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। वो स्टैंडर्ड क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, इसके ऊपर आगे चल के क्वेश्चंस भी हैं। ये स्टैंडर्ड कहता है कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो कॉस्ट वर्सेस एनआरवी दोनों में से जो भी कम है उस पर होनी चाहिए। मैं आपको जितने भी चैप्टर्स यहाँ पे आगे चल के ही पढ़ाऊंगा, इन्वेंट्री का डिस्कशन मल्टीपल टाइम्स होगा। हो सकता है मैंने ऑलरेडी आपको ये पढ़ा भी दिया हो किसी वीडियो में, बट आपको फिर से फोकस करना है। आपकी इन्वेंट्री इन दोनों में से एक पर बुक होती है। ये डिमांड किसकी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 की। एनआरवी क्या है, मैं जब इसका क्वेश्चन कराऊंगा ना, मैं वहाँ डिस्कस करूंगा इसको दोबारा से, बट इसी चैप्टर में दोबारा डिस्कस करूंगा। बट फिलहाल के लिए एनआरवी का मतलब ऐसा मानो मार्केट का रेट है। तो मार्केट में कितने का बिक रहा है और आपका प्रोडक्ट है कितने का, दोनों में से जो भी कम है उस पर बुक कर लो। क्यों होता है लोअर, क्यों हमें ऐसा करना चाहिए, सबका लॉजिक मैं बताऊंगा जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा। बट फिलहाल के लिए आप मार्केट रेट भी भूल जाओ, इसे कॉस्ट पे लेके आना है, क्योंकि कॉस्ट वर्सेस एनआरवी दो चीज़ें बोली हैं। अभी इंस्टीट्यूट के जो क्वेश्चंस है शुरुआत में, उसमें सिर्फ कॉस्ट दे रखी है, एनआरवी दे ही नहीं रखी होगी। तो आपको सिर्फ क्या कर रहा होगा, वो कॉस्ट पे बुक कर रहा होगा। यानी इन्वेंट्री को आपको किस पे लेके आना है, कॉस्ट पे। अरे जब बिका नहीं तो सेल्स प्राइस पे कैसे बुक कर सकते हो। 100 की चीज़ 120 पे है, आपने तो 120 पे बुक कर ली और फिर रिवर्स भी 120 पे कर लिया, बट जब वापस लेके आओगे तो आएगा कितने पे, वो 100 पे आएगा ना। तो कॉस्ट पे बुक करना है। बट मैं आपको कह रहा हूं इसका लॉजिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में। आगे चल के देर आर 2 क्वेश्चंस जिसमें से एक एग्जाम में भी आया हुआ है। उन क्वेश्चंस में आपको एनआरवी भी दे रखी है, एनआरवी में आपको मार्केट रेट लेना पड़ेगा। तो दोनों में से जो भी कम होगा वो लेंगे। बच्चे रट के चले आते हैं भाई कॉस्ट पे बुक करनी है इन्वेंट्री, नहीं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर उस पर बुक करनी है। क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, वो सब बाद में पढ़ेंगे। बट फिलहाल के लिए आपको जितने मेजॉरिटी क्वेश्चंस आएंगे देयर विल बी नो एनआरवी इन इट। दैट इज द रीजन व्हाई यू गेट अनक्लियर पिक्चर।
आपको क्लियर पिक्चर नहीं मिलती। तो आपको फिलहाल तो कॉस्ट पे ही लेना है, बट आगे चल के जब एनआरवी भी आएगी तो दोनों में कंपेयर कर लेना कि दोनों में से कम कौन सा है, और जो कम होगा उस पर बुक कर देना, ठीक है। तो आपने ये करा, यू रिवर्स द सेल्स एंड यू booked your inventory, but that inventory is not there with you, this inventory lies with the customer। बस फिजिकली उसके पास कस्टडी है, कस्टडी है उसके पास, फिजिकल पोजेशन है, गुड्स आपके है, ओनरशिप आपकी है, क्योंकि उसने अप्रूव ही नहीं करे, साल खत्म हो गया उसने अप्रूव ही नहीं करे, तो सेल्स रिवर्स कर दी और इन्वेंट्री बुक कर ली। तो ये दो काम करने हैं। अच्छा, अब बात करते हैं अगले साल की। अगले साल क्या हुआ कि साल खत्म हो गया, क्या मानेंगे? ऑटोमेटिक अप्रूवल मानेंगे। अब बताओ क्या एंट्री होगी या नहीं होगी? सोचो इस चीज को। हमने साल के अंत में सेल्स को रिवर्स कर दिया था, ये चीज कर दी थी हमने, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। तो अब जब ऑटोमेटिक अप्रूवल होगी तो ऐसे केस में आपको यहाँ पे सेल्स को रीबुक करना पड़ेगा, बिकॉज उस पीरियड से लात मार के भगा दिया था ना, तो इस पीरियड में रीबुक करना पड़ेगा। अभी तक जब जब ऑटोमेटिक अप्रूवल हो रही थी एंट्री नहीं हो रही थी, क्योंकि ऑटोमेटिक अप्रूवल उसी साल में हो रही थी और ऑलरेडी सेल्स बुक्ड थी, तो ऑटोमेटिक अप्रूवल पे कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं थी। बट चूंकि ये आपकी पहले कैंसिल हो चुकी है ईयर एंड पे, बिकॉज हमें उस पीरियड में इसको रखना ही नहीं था, वी आर सपोज टू रीबुक दिस सेल्स का पूरा फिगर, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है दूसरा सिनेरियो कि आपका यहाँ पे पहले ही उसने अगले साल जाके समय खत्म होने से पहले ही उसने रिजेक्ट कर दिए गुड्स। अब क्या करोगे? क्या सेल्स रिटर्न मारने की ज़रूरत है? क्योंकि रिजेक्ट हो गया तो सेल्स रिटर्न नहीं, क्योंकि मैंने इस ईयर एंड पे इसको रिवर्स मार दिया था। अब वो रिजेक्ट करेगा तो मुझे सिर्फ उस गुड्स को उठाना है और अपनी फिजिकल पोजेशन में लेके आना है। इन्वेंट्री बुक करने की ज़रूरत नहीं, मैंने साल के अंत में इन्वेंट्री बुक कर दी, मैंने मान लिया कि वो कस्टमर के पास गुड्स हैं और मुझे सिर्फ उठा के लेके आने हैं, कोई सेल्स रिवर्स नहीं करनी क्योंकि मैंने ईयर एंड पे कर दिया, ठीक है। तो पूरा सिनेरियो अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ तो देखो, अगर आपने सेल्स करी है, पहले दिन ही सेल्स मान लिया आपने, ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स, अप्रूवल हो गई तो नो एंट्री। ऐसा कब? जब ईयर एंड नहीं आया, उससे पहले बोल रहा हूं। रिजेक्शन हो गया तो आपको रिवर्स कर देना है, ईयर एंड आ गया तो रिवर्स कर देना है, और रिवर्स करने के साथ साथ इन्वेंट्री भी बुक कर लेनी है। गुड्स को आपने क्या करा है? अनसोल्ड कर दिया ना, रिवर्स कर दिया, तो अब आपको इन्वेंट्री बुक करनी है। ऐसा यहाँ क्यों जरूरत नहीं थी? यहाँ इसलिए ज़रूरत नहीं थी कि ईयर एंड नहीं आया था, इन्वेंट्री साल के अंत में काउंट होती है। तो आपको इन्वेंट्री रीबुक कब करनी है? जब आपके यहाँ पे ईयर एंड आएगा, क्योंकि ईयर एंड से पहले अगर रिजेक्शन होती है तो वो आराम से गुड्स आ जाएंगे वापस हमारी इन्वेंट्री में, साल के अंत तक काउंट हो जाएंगे, तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बट आज तो ईयर एंड आ गया ना, इन्वेंट्री काउंट हो रही होगी, सुबह से शुरुआत हो गई होगी काउंटिंग की, तो फटाफट फटाफट इन्वेंट्री की एंट्री भी डाल दो, क्योंकि वो अभी फिलहाल गुड्स वापस एक दिन में तो आएंगे नहीं, तो काउंट तो कराने हैं। तो काउंट कैसे होंगे? एंट्री से होंगे। ओके, फिर आपका एंड क्रॉस कर गया। अब क्या हुआ? अगर अप्रूवल हो गई तो अब तो रीबुक करनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे आपने रिवर्स कर दिया था। जब एंट्री सेल्स की कोई डली हुई नहीं है और फिर से अप्रूवल आ गया तो अब तो सेल्स मानेंगे। सेल्स मानने के बाद आपको रीबुक करनी पड़ेगी। पहले भी सेल्स मानते थे अप्रूवल पे, लेकिन रीबुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि पहले से ही हमने बुक करके रखा था। बट ईयर एंड आने की वजह से प्रॉब्लम आ गई और हमने उस एंट्री को रिवर्स कर दिया था इनकम टैक्स वालों के चक्कर में, तो अब रीबुक करना पड़ेगा। हाँ, अगर रिजेक्शन आती है तो इस बार कोई एंट्री नहीं होगी रिजेक्शन पे। देखो बिल्कुल रिवर्स है ईयर एंड का, ठीक है। तो इस सब के ऊपर हमारा क्वेश्चन रहेंगे, सब रहेगा, बट दैट्स व्हाट वी विल दैट्स समथिंग दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।